बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आपको याद है कि हम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो था पार्लियामेंट का उसको स्टडी कर रहे थे। तो बजट, एनुअल बजट स्टेटमेंट जो थी वहाँ पर हमने बात रोकी थी। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को हमने स्टडी कर लिया था। तो बजट जो है ये एनुअल बजट स्टेटमेंट की सूरत में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। कहाँ पर? सेनेट में नहीं, नेशनल असेंबली में। मनी बिल का आपको याद है कि इसको पास करने का इख्तियार आइन के मुताबिक नेशनल असेंबली को है। हाँ, सेनेट में सिमल्टेनियसली इसका एक ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस जरूर करवाया जाता है ताकि सेनेट भी बहस मुबाहिसे के बाद अपनी कुछ सिफारिशात अगर कोई हैं तो 14 दिन के अंदर अंदर नेशनल असेंबली को अपनी सिफारिशात जो है उनको भेज सकता है अगर कोई हो, और नेशनल असेंबली फिर उन सिफारिशात को शामिल करके या उनके बगैर इसको मंजूर करेगी। तो मंजूरी का इख्तियार हतमी तौर पर मनी बिल का जो है वो नेशनल असेंबली का है। ये हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में ये प्रोसीजर सारा मनी बिल के हवाले से और ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन जो थी उसको स्टडी कर चुके। तो रिपीटेशन को अवॉइड करते हुए मैं सीधा एनुअल बजट स्टेटमेंट पे जाता हूँ कि सालाना जो मुतवक्को आमदन, जो मुतवक्को अखराजात होते हैं, उनकी एक स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस करवाई जाती है नेशनल असेंबली में फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हर माली साल में, हर फाइनेंशियल ईयर में। और इसमें कौन कौन से अखराजात जो हैं वो गवर्नमेंट जो है वो करना चाहती है और आमदन के मुतवक्को क्या क्या हेड हैं, वो सारी चीज़ें। तो इसके अंदर दो चीज़ों को बड़ा सेपरेटली शो किया होता है एनुअल बजट स्टेटमेंट में। एक तो ऐसी रकूम, ऐसे सम्स जिनको फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के अगेंस्ट चार्ज के तौर पर क्रिएट किया गया है, और चार्ज के तौर पर जो चीज़ें क्रिएट की गई हैं वो प्रेसिडेंट और उसके पूरे सेक्रेटेरिएट की तनख्वाहों के मैटर्स हैं, जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन है, स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, उनका तमाम स्टाफ है, फिर गवर्नमेंट के मुख्तलिफ टैक्स हैं। तो चार्ज से मुराद है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से ज़रूर वो अखराजात निकलने होते हैं, तो वो उस पर एक तरह का बार जब बोझ क्रिएट करते हैं तो उनको अलग से उसके अंदर शो किया गया होता है, और जो दीगर अखराजात करना दरकार होते हैं फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से, वो अलग से इसके अंदर शो किए गए होते हैं। इसको पास करने का जो तरीक़ेकार है, ये प्रोसीजर इससे रिलेटेड ये आर्टिकल 82 में बयान हुआ है कि जिस हद तक फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट करने वाली बात है, वो अखराजात हैं जो चार्ज क्रिएट करते हैं, वो नेशनल असेंबली में सबमिट ज़रूर होंगे, लेकिन उनकी मंजूरी रिक्वायर्ड नहीं होती कि उनमें कोई कमी पेशी नहीं हो सकती। वो ऑलरेडी सेटल्ड पार्ट होते हैं। अगर किसी का डेट गवर्नमेंट ने देना है तो वो देना है, तनख्वाहें हैं तो वो देनी है। तो बजट से अगले साल के लिए मंजूरी ज़रूर आएगी, लेकिन उनमें कटौती का तरीक़ेकार जो है या कमी पेशी या उसकी मंजूरी पार्लियामेंट से तो ऑटोमेटिकली वो सबमिट होंगे और समझा जाएगा। और बकाया जो अखराजात हैं एज रिलेट टू अदर एक्सपेंडिचर, यानी जो चार्ज के अलावा हैं, वो भी नेशनल असेंबली में डिमांड फॉर ग्रांट्स की सूरत में कि भाई ग्रांट्स की तलब के तौर पर असेंबली को कहा जा रहा है कि इनकी मंजूरी दे दें, ये अखराजात जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, तो वो ग्रांट की सूरत में होंगे और असेंबली को ये पावर है कि उनको असेंट दे दे, यानी जिस तरह डिमांड किया गया है उसी तरह मंजूर कर ले, रिफ्यूज कर दे, या उसमें कमी करके, रिडक्शन करके जो भी नेशनल असेंबली मुनासिब समझे उनको मंजूर कर सकती है।
फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के अगेंस्ट जो चार्ज हैं चीजें, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट, उसके सेक्रेटेरिएट की तनख्वाहें, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, इलेक्शन कमिश्नर, जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वो सारी या टैक्स जो गवर्नमेंट ने अदा करने हैं या जिनको भी वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए चार्ज के तौर पर फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के अगेंस्ट जो है वो मंजूर कर ले, तो वो बजट में आएंगे जरूर। तो इसलिए उनके अंदर सेपरेटली इन दोनों चीजों को शो किया जाएगा। तो बजट, नेशनल असेंबली जो है वो बहस मुबाहिसा, बजट आपने देखा होगा इन दिनों तैयारी हो रही है बजट की नया, तो केयरफुली उसका जायजा लीजिएगा कि बजट किस तरह पास होता है। पेश होने के बाद आपने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एक स्पीच डिलीवर करते हैं और उन तमाम की वजाहत जो है वो पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद इस पर बहस मुबाहिसा होता रहता है। इस पर डिस्कशन, जो सबसे लंबी पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होती है हमारे यहाँ, हमारी पार्लियामेंट में, वो सालाना आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। दो ऐसे मराहल हैं जहाँ पर ज़रा लंबी डिस्कशन चलती है। एक तो जो सालाना प्रेसिडेंट स्पीच डिलीवर करते हैं जॉइंट सेशन में, उसकी तकरीर के हवाले से, वो भी सारी पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ने प्रीवियस ईयर फॉलो की हुई होती हैं या आइंदा करने वाली होती है, वो सारी चीज़ें जो है वो पार्लियामेंट के सामने लेके आते हैं। तो उन पर अपोजिशन और हुकूमती बेंच जिस तरह भी उनके दरमियान सेटल होता है, बहस मुबाहिसा करते हैं। तो बजट पर भी इसी तरह ही लंबी डिस्कशन चलती है, लेकिन स्पीकर के चैम्बर में बैठ के सेटल कर लिया जाता है कि किस तरह है। लेकिन इस डिबेट का जो बाज़ाब्ता यानी इंट्रोडक्शन तो फाइनेंस एक्ट को ज़ाहिर है फाइनेंस मिनिस्टर या जिसको भी गवर्नमेंट की तरफ से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, वजीर ख़जाना नहीं है, तो या मशीर ख़जाना होंगे, एडवाइज़र, वो पेश कर देंगे, तो वो पेश करते हैं। उसके बाद जब बहस का आगाज़ होता है तो इस पर अपोजिशन लीडर जो है उसको इस्तेकाक है कि वो बहस का आगाज़ करे या उसका कोई और नुमाइंदा। तो फिर बारी बारी इस तरह होता है कि एक अपोजिशन की तरफ से स्पीकर जो है उस बजट के मुतल्लिक अपनी जो भी उसकी सिफारिशात होती हैं या उसके अंदर जो वो डेफिशिएंसीज देख रहा होता है या किस तरह उसको बेहतर किया जा सकता है, वो बयान करता है। फिर एक हुकूमती बेंचेस से, ट्रेजरी बेंचेस से भी एक आदमी जो है वो बजट के मुतल्लिक अपनी स्पीच डिलीवर करता है। तो आप सेफली, अगर आपको ये याद ना हो नाम, तो अगर आप बहस सुन रहे हो, कहीं नशर हो रही हो, तो सेफली आप कंक्लूड कर सकते हैं बजट पर जो बहस हो रही है कि ये ट्रेजरी बेंच का आदमी बोल रहा है या अपोजिशन का। यानी वो कहाँ से डिसाइड हो जाएगा, वो ये कि अगर तो बजट पर लगातार क्रिटिसिज्म के तीर बरसाए जा रहे हैं, उसकी किसी चीज को भी पसंद नहीं किया जा रहा, सारे उसके नकायस बयान हो रहे हैं, तो आप सेफली समझ सकते हैं कि ये अपोजिशन का मेंबर होगा जो बजट का एनालिसिस कर रहा है। और अगर उसकी तारीफ व तौसीफ हो रही है तो ये ट्रेजरी बेंचेस से। ये मैं ऐसे लाइट मूड में आपके सामने ये बात कर रहा हूँ, अदरवाइज कोई लीगली इस तरह नहीं है सेटल। लीगली यही है कि चूंकि उसने मंजूर होना है, तो इसलिए पार्लियामेंट को ये हक है कि उस पर बहस करे। सालाना सबसे बड़ा ये बिल है इस सेंस में कि सारे अखराजात जो गवर्नमेंट ने करने हैं और जो आमदन हासिल करनी है, जिसकी बुनियाद पर सारी स्ट्रक्चर रियासत की चलती है, मुख्तलिफ अदारे चलते हैं, तो उनकी मंजूरी का ये मामला है, कोई मामूली बात नहीं है। इसीलिए आइन ने इस पर कदम लगाई हुई है कि जब ये बजट के पास होने के मराहल होंगे, उस दौरान वजीर आजम के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद की तारीख पेश नहीं की जा सकती। तो ये एक सीरियस मैटर होता है। इसीलिए तो अपर हाउस में चूंकि बाज़ात अपोजिशन की तादाद ज़्यादा होती है, तो वो मिलती बिल को ब्लॉक करे या उसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल करे। तो इसलिए आइन ने, ताकि तेजी के साथ जिस तरह इसकी ज़रूरत है, बहस भी हो लेकिन बर वक्त ये मंजूर भी हो सके, इसलिए सेनेट में इसकी मंजूरी का प्रोसेस रखा हुआ नहीं है। सिर्फ एक आवान से पास होने का ही, और आवान भी उसको इख्तियार दिया है जो लोगों का डायरेक्टली इलेक्टेड आवान है, यानी नेशनल असेंबली, वही बजट को जो है वो मंजूर करेगी। तो बजट की मंजूरी जो है उस पर एक, मैंने जिस तरह कहा कि बहस मुबाहिसा होता है,
स्पीकर साहब जो है वो सेटल कर लेते हैं कि कितने स्पीकर्स आएंगे, अपोजिशन की तरफ से कितने आएंगे और हुकूमत के, यानी आप समझ लें कि 10 अपोजिशन की तरफ से अगर आ रहे हैं तो 10 ही हुकूमत की तरफ से आएंगे। तो जिस तरह मैंने कहा कि बहस का आगाज अपोजिशन लीडर से होगा, फिर बारी बारी एक हुकूमती मेंबर और अल्टीमेटली लीडर ऑफ द हाउस या फाइनेंस मिनिस्टर जो है हुकूमत की तरफ से उस बहस को समेट देते हैं, फिर इसके पास होने का बजट के जो है वो मरहला पहुंच जाता है। ये एनुअल बजट स्टेटमेंट की हालत। एक और ब्रीफली आपके सिलेबस के नुक्ता नज़र से, क्योंकि हम लेजिस्लेशन पढ़ रहे हैं, तो लेजिस्लेशन का अगर असम्बली का इजलास नहीं हो रहा, पार्लियामेंट का इजलास नहीं हो रहा, सेनेट और नेशनल असम्बली जो है देर नॉट इन सेशन, और ऐसी ज़रूरत हो सकती है इमीडिएट और फौरी लॉ को इंट्रोड्यूस करवाने की, लाने की, तो जाहिर है पहले इजलास बुलाया जाएगा, फिर उसके अंदर बिल इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, एक हाउस मंजूर करेगा दूसरे में, तो मे बी कुछ टाइम लग जाए। और पार्लियामेंट के लॉ पास होने का, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट जो है, इस बात की दलील है कि थोड़ा टाइम लगेगा, अगरचे हमारे मुल्क में कई एक जो है वो एक दिन में ही या 2 दिन में ही पास हो जाते हैं, तो लेकिन पार्लियामेंट को ठहराव के साथ, बहस मुबाहिसे के बाद, उसका मुकम्मल जायजा लेने के बाद कि भाई लॉ जो है उसके खूबियाँ क्या हैं, खामियाँ क्या हैं, किस तरह की अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो वो एक तरह का बहस मुबाहिसे वाला जो है वो फोरम है। तो अगर उसका इजलास नहीं हो रहा तो लॉ की फौरी ज़रूरत है, तो आइन ने एक दूसरी सूरत हाल उसके मुतल्लिक जो है वो बयान की है, वो है प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस की सूरत में, फरमान की सूरत में कानून जारी करने का इख्तियार। ये आइन के अंदर आर्टिकल 89 में बयान हुआ है कि जब सेनेट और नेशनल असम्बली का सेशन हो रहा होगा तब ऑर्डिनेंस का इख्तियार नहीं होगा। ऑर्डिनेंस का इख्तियार कब होगा? व्हेन नेशनल असम्बली एंड सेनेट आर नॉट इन सेशन। एक शर्त ये कि सेशन नहीं उनका हो रहा, और दूसरी ये कि प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट which render it necessary to take immediate action। फौरी अमल करना जरूरी है, तो फिर क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट? मेक एंड promulgate an ordinance as the circumstances may require। तो एक ऑर्डिनेंस की सूरत में कानून जारी कर सकते हैं जो हालात का तकाजा है, जिस तरह का कानून देना दरकार है उसके मुताबिक। अब ये ऑर्डिनेंस जो है इस आर्टिकल के तहत जो प्रेसिडेंट जो है परमलगेट कर सकते हैं, इस पर सवाल हो सकता है कि इसकी लीगल फोर्स क्या है। क्या ये उसी तरह का कानून है जिस तरह एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, यानी उस तरह का कानून से मराद एनफोर्समेंट के लिहाज से, इख्तियार के लिहाज से, यानी ये भी उसी तरह ही ड्यूटीज और राइट्स सिटीजन के क्रिएट करेगा या ऑब्लिगेशंस क्रिएट करेगा जिस तरह एक्ट करता है। वैसे तो फर्क है एक्ट का और ऑर्डिनेंस का, इस सेंस का फर्क कि एक्ट को किसने पास किया होता है? पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट में पहले एक हाउस ने पास किया, फिर दूसरे हाउस के पास गया, उसने भी पास किया, फिर प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए गया और प्रेसिडेंट ने असेंट दे दी, तो देन जो बिल था वो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट हो गया, तो वो पार्लियामेंट का पास करदा यानी एक्ट है। और ऑर्डिनेंस, अभी इधर भी लफ्ज लॉ के साथ ऑर्डिनेंस होगा तो उससे ये मुराद है कि ये एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट नहीं है, इसको सदर ने जारी किया है। ठीक है, तो ये डिफरेंस तो है लॉ का, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि कुव्वत नाफिजा के फोर्स के लिहाज से क्या कोई फर्क है। An ordinance promulgated under this article shall have the same force and effect as an act of the parliament and shall be subject to the like restriction as to the power of the Majlis-e-Shura to make law। कि जिस तरह जिन जिन मामलात पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, आइन ने जिस तरह पार्लियामेंट को इख्तियार दिया है, यानी पार्लियामेंट हमारी इंग्लिस्तान की तरह की पार्लियामेंट तो नहीं है कि जिस सब्जेक्ट का भी चाहे लॉ बना ले, ठीक है, जिस तरह की चाहे जो है वो फरमान जारी कर दे, एक्ट पास कर दे तो वो लॉ बन जाएगा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में इख्तियारात की तकसीम होती है। हमारी फेडरेशन है, प्रोविंसेस को भी सर्टेन एरिया में ऑटोनॉमी दी गई है,
और वहां पर प्रोविंशियल असेंबलीज हैं जो लेजिस्लेट करेंगी, तो यकीनन प्रोविंशियल सब्जेक्ट मैटर पर तो पार्लियामेंट हमारी लेजिस्लेट नहीं कर सकती। इसी तरह फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया है, हमारे आइन में जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को गारंटी किया गया है, तो उसको कर्टेल करने के लिए कोई एक्ट तो इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाएगा। फिर इस्लामाइजेशन का प्रोसेस है, इस्लाम की जो प्रोविजंस है उनको पेश नजर रखना पड़ता है। फिर हमारे आइन का जो बेसिक हुलिया है, पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है, उसको पेश नजर रखना पड़ता है। तो पार्लियामेंट के पास यानी मजलिस शूरा जो है ये इख्तियार नहीं रखती कि वो हर सब्जेक्ट का जिस तरह का चाहे कानून साजी कर ले। उसकी कानून साजी के ऊपर आइन के अंदर जो इख्तियारात फेडरल लिस्ट में उसको दिए गए हैं उन पर ही वो कानून साजी कर सकती है। बकाया एरियाज में कानून साजी का इख्तियार प्रोविंसेस को है। तो ये बात उन्हीं की हो रही है कि उसी तरह की लिमिटेशन यानी ऑर्डिनेंस अब सदर जो है वो जारी कर रहे हैं, तो वो यकीनन जिस तरह पार्लियामेंट एक्ट पास कर सकती है उसी तरह के इख्तियारात सदर जो है वो इस्तेमाल करेंगे ना। तो सदर ये तो नहीं है कि उससे तजावज कर रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट और फोर्स उसी तरह का हो। तो क्या ये फिर लॉ बन गया है तो जिस तरह एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट चलता रहता है ये भी मुस्तकिल चलता रहेगा, या आइन इसके मुतल्लिक ऑर्डिनेंस के फर्दर कोई शराइत जो है वो डालता है इसके मुतल्लिक, इसकी मुद्दत के लिहाज से या इसको बाद में पास करने के हवाले से। तो आइन ऑर्डिनेंस जो है ये परमानेंट लॉ नहीं है, इसकी मुद्दत बयान करता है और फिर इसकी मंजूरी अगर पार्लियामेंट से हो जाएगी तो एक्ट बन जाएगा, और अगर पार्लियामेंट से मंजूरी नहीं होती और इसकी मुद्दत जो है वो 120 डेज जो है वो एक्सपायर हो जाती है, जब एक्सपायर होने को है तो करारदाद के जरिए पार्लियामेंट जो है उसका कोई एक ऐवान जो है उसको फर्दर एक्सटेंड कर सकता है फॉर द सेम पीरियड। तो ज्यादा से ज्यादा ऑर्डिनेंस पर उसकी मुद्दत के हवाले से कदगन इस सेंस की कि भाई एक ही दफा हो सकता है, वैसे मुद्दत तो पहले से शुरू से बयान है 120 डेज की, लेकिन ऑर्डिनेंस को कितनी दफा जारी किया जा सकता है ये पहले नहीं था। ऑर्डिनेंस को फिर रिपीट किया जा सकता था अगर फिर पार्लियामेंट इन सेशन नहीं है या एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट मंजूर नहीं हुआ, तो अगर जरूरत है इमीडिएट लेजिस्लेशन की जो ऑर्डिनेंस की सूरत में मौजूद थी तो उसको रिपीट किया जा सकता है और सदर उसको रिवोक भी कर सकते थे, सदर का इख्तियार था। लेकिन अब एक दफा ही जारी करने का इख्तियार है, दूसरी दफा एक्सटेंड करने का इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट को इसके अंदर दे दिया गया है। और ये बदलाव या तब्दीली जो है ये 18th अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस करवाई गई। थोड़ा मैं इस प्रोविजंस को भी एलैबोरेट कर दूं कि ऑर्डिनेंस जो है जब जारी हो जाए तो जाहिर है उसकी मुद्दत ने खत्म होना है, तो उसको मंजूर करवाने के लिए जारी तो इसलिए किया गया था कि पार्लियामेंट जो थी वो इन सेशन नहीं थी, पार्लियामेंट का इजलास नहीं हो रहा था, इसलिए ये इसको जारी किया गया। लेकिन बाद में पार्लियामेंट का अगर इजलास हो रहा है तो इसको पास करने का तहर्रक जो है वो किया जा सकता है। तहर्रक किस सूरत में किया जा सकता है इसको पास करने का, वो ये कि इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा बिल की सूरत में। बिल की सूरत में इंट्रोड्यूस जो है वो कहाँ करवाया जाएगा। अब इसके मुतल्लिक कि before National Assembly if it contains provision dealing with any of the matters specified in Clause 2 of Article 73 and shall stand repealed at the expiration of the 120 days from its promulgation if before expiration of that period a resolution disapproving it is passed by the National Assembly upon the passing of that resolution। यानी अगर तो ये मनी मैटर है तो फिर इसको किधर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, क्योंकि माली मामलात पर किसको इख्तियार है, नेशनल असेंबली को, तो फिर इसको नेशनल असेंबली में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। और जब ऑर्डिनेंस को नेशनल असेंबली के सामने लेके आया जाएगा तो नेशनल असेंबली के सामने वो ऑर्डिनेंस की सूरत में नहीं है, बल्कि नेशनल असेंबली में वो बिल है। जिस तरह जो भी पास होने के लिए ड्राफ्ट आता है, प्रपोजल आती है, उसको क्या कहा जाता है, बिल कहा जाता है। तो जब इसको नेशनल असेंबली में
रखा जाएगा, उसके सामने इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस की सूरत में जारी किया हुआ है, नाफिज है, लेकिन उसकी फर्दर मंजूरी के लिए, उसको एक्ट बनाने के लिए, ताकि उसकी मुद्दत एक्सपायर होने से पहले वो एक्ट बन जाए, तो अगर वो मनी मैटर था, कोई फाइनेंशियल इशू था, तो उसको कहाँ लाया जाएगा? उसको नेशनल असेंबली में लाया जाएगा। तो नेशनल असेंबली जो है या तो उसको मंजूर कर देगी, अदरवाइज फिर 120 दिन तक वो नाफिज रहेगा ऑर्डिनेंस। जब उसको परमोगेट जारी किया गया था और ये पीरियड खत्म होने पर वो खत्म हो जाएगा। नेशनल असेंबली मंजूर कर लिया तो मंजूरी वाला वो मराहल पूरा हो गया तो वो एक्ट की सूरत में आ जाएगा। जब एक्ट पार्लियामेंट पास कर देगी तब सारा, चाहे ड्राफ्ट वही था जो ऑर्डिनेंस था, लेकिन उसको फिर ऑर्डिनेंस नहीं कहा जाएगा। फ्यूचर के लिए उसको क्या कहा जाएगा? एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो अगर 120 दिन गुजर गए तो एक्सपायर हो जाएगा, या उससे पहले नेशनल असेंबली ने उसको डिसअप्रूव कर दिया, नामंजूर कर दिया, तो वो खत्म हो जाएगा। एक लास्ट में भी हम बात इसकी करेंगे इस आर्टिकल की रीडिंग से अखज करके, कि प्रेसिडेंट भी उसको रिवोक कर सकते हैं। यानी उसको अपने 120 दिन से पहले खत्म होने का तरीका, एक तो प्रेसिडेंट अगर चाहे तो रिवोक कर लिया, प्रेसिडेंट ने रिवोक नहीं किया, नेशनल असेंबली ने डिसअप्रूव किया, तो वो खत्म हो जाएगा। या फिर 120 डेज एक्सपायर हो गए तो खत्म हो जाएगा। Provided that National Assembly may by resolution extend the ordinance for a further period of 120 days, and it shall stand repealed at the expiration of the extended period, or if before expiration of that period a resolution disapproving it is passed by Assembly upon the passing that resolution. तो इसको फर्दर एक पीरियड के लिए, जिस तरह शुरू में मैंने बात की थी कि पहले ये सदर साहब का इख्तियार ही होता था, लेकिन 8th अमेंडमेंट के जरिए अब ये इख्तियार जो है वो किसका है? अब ये नेशनल असेंबली को दे दिया गया कि वो अगर उसको पास नहीं कर सकी तो एक और मुद्दत के लिए उसको एक्सटेंड कर सकती है, या एक्सटेंडेड मुद्दत को भी दरम्यान में अगर फिर खत्म करना चाहती है तो रेजोल्यूशन पास करके उसको कम भी कर सकती है। लेकिन ये एक्सटेंशन का इख्तियार जो है, प्रोवाइडेड फर्दर द एक्सटेंशन ऑफ द फर्दर पीरियड में बी मेड ओनली वंस, एक ही दफा एक्सटेंड किया जा सकता है। तो एक दफा एक्सटेंड किया, फिर 120 डेज तक वो नाफिज रहेगा, और अगर इस दौरान उसको एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट नहीं बनाया तो वो एक्सपायर हो जाएगा, यानी उसको अब दोबारा रिपीट नहीं किया जा सकता। अब ये तो हुई थी उस ऑर्डिनेंस की बात, उस ड्राफ्ट की बात जिसके अंदर कोई माली मामलात थे लॉ की सूरत में। लेकिन अगर ऑर्डिनरी लॉ है तो जाहिर है उनको दोनों हाउसेस को पास करने का इख्तियार है, तो उस ऑर्डिनेंस को फिर हाउस के सामने रखा जाएगा, एक के तो नहीं, बोथ हाउसेस के सामने जो है उसको रखा जाएगा। और अगर बोथ हाउसेस ने उसको पास नहीं किया तो 120 दिन के बाद वो खत्म हो जाएगा, या उस पीरियड को खत्म होने से पहले नेशनल असेंबली या सेनेट उसको डिसअप्रूव कर देते हैं, आइदर हाउस कोई भी, तो करारदाद मंजूर कर लेते हैं डिसअप्रूव करने की, तो ऐसा रेजोल्यूशन पास होने पर भी वो खत्म हो जाएगा। लेकिन फर्दर पीरियड यानी 120 डेज एक्सपायर होने पर, जिस तरह पहले हमने बात की, इस तरह के लॉ को भी एक मुद्दत तक हाउस जो है वो एक्सटेंड कर सकता है 120 डेज तक करारदाद मंजूर करके। क्या दोनों हाउसेस, आइदर हाउस, कोई एक हाउस भी मंजूर करके इसके पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है। इसी तरह इसमें उसकी मुद्दत में कटौती, कमी की जा सकती है अगर करारदाद ऐसी मंजूर करे कि जो उसको डिसअप्रूव करने वाले, ये अमल भी एक दफा ही हो। तो आप यूं कहें कि 120 डेज को आप 4 मंथ कह लें कि ऑर्डिनेंस की लाइफ जो है वो 4 मंथ है, तो एक दफा और जारी हो सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है उसकी मुद्दत को, तो वो 8वां बन जाएंगे। तो उसके बाद अगर एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट नहीं बनाया तो फर्दर मुद्दत एक्सटेंड नहीं की जाएगी। प्रेसिडेंट इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं एट एनी टाइम, जिस तरह हम पहले बात कर रहे। इसी तरह
जब भी किसी ऑर्डिनेंस को नेशनल असेंबली में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा या सेनेट में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा तो वो बिल होगा। तो बिल आमतौर पर जब नेशनल असेंबली में आता है या सेनेट में आता है तो उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं होती बिल की। बिल जो है एक हाउस जब पास कर देता है तो उसका पास शुदा बिल हो जाता है, वो दूसरे हाउस में चला जाता है। वो हाउस भी पास कर दे तो अब दोनों हाउसेस का पास शुदा बिल है बिल ही, अभी वो उसका लीगल स्टेटस नहीं बना। फिर वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा और प्रेसिडेंट जब असेंट देंगे देन वो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट होगा, फिर उसका लीगल फोर्स और इफेक्ट जो है वो उसके अंदर आएगी। तो अब इसके मुतल्लिक हमने कहा कि ऑर्डिनेंस जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा किधर, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के आइदर हाउस में अगर ऑर्डिनरी लॉ है, और अगर मनी मैटर है तो वो नेशनल असेंबली में। तो बिल की सूरत, अब बिल की सूरत में इधर इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उधर बाहर वो ऑर्डिनेंस की सूरत में सदर ने जारी किया था, नाफिज है। तो ऑर्डिनेंस की उस कुव्वत नाफजा पर इधर बिल के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इधर होगा ये बिल ही, लेकिन जो सदर साहब ने ऑर्डिनेंस जारी किया है वो बतौर लॉ चलता रहेगा। जो उसकी मुद्दत दी गई है, अगर उसको प्रेसिडेंट ने विड्रॉ नहीं किया या हाउस ने उसको डिसअप्रूव करने का रेजोल्यूशन पास नहीं किया तो वो लॉ है, यानी इधर इंट्रोड्यूस होने से उसके उस लीगल स्टेटस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑर्डिनेंस के हवाले से बात है। इसी तरह की आपके अगरचे सिलेबस में प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस की बात थी, लेकिन गवर्नर को भी इख्तियार हासिल है ऑर्डिनेंस जारी करने का, जो कि प्रोविंसेस हैं। उसकी मुद्दत कम है, 90 डेज है बकाया उसकी। इसी तरह की शराइत है कि वो भी एक मुद्दत तक उसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है इसी तरह, और उसी को भी प्रोविंशियल असेंबली जो है वो मंजूर करेगी। ये जो पार्लियामेंट थी पाकिस्तान की सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसमें बोथ हाउसेस पार्लियामेंट को हमने डिफाइन किया कि प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली और सेनेट आर्टिकल 50 जो है इसके लिए मजलिस शुरा का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, और कानून में ये तीनों ही इस्तेमाल होते हैं। सिर्फ ऑर्डिनेंस को जो है वो सदर अकेले जारी करता है, जब सेशन नहीं होता तो उसकी मुद्दत महदूद है, वो परमानेंट नहीं। अब हम पलटते हैं जिससे हम आगे निकल के ये बात शुरू की थी मैंने, आपकी बात है पहले मैं ज़रा पाकिस्तान की पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली, सेनेट और फिर इनका लेजिस्लेटिव प्रोसीजर स्टडी कर लूँ, फिर हम पलट के बरतानिया का जो लीगल सिस्टम है उसको जो डिस्कस कर लेंगे। और बरतानिया की पार्लियामेंट जो है, अगरचे ये चैप्टर जो था ये पाकिस्तान के लीगल सिस्टम को ही बी पार्ट जो था वो डील करता था, लेकिन इस चैप्टर के अंदर बरतानिया की पार्लियामेंट का भी तस्करा है, उसके हाउसेस का तस्करा है, ताकि आप पार्लियामेंट की स्ट्रक्चर को दुरुस्त समझ लें। ये सबसे कदीम पार्लियामेंट है जो वजूद में आई उस तरह के लीगल स्टेटस के साथ, जिस तरह हम मॉडर्न में समझते हैं। जदीद दौर में पार्लियामेंट के मुतल्लिक़ जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि अब लॉ जो है वो पार्लियामेंट के जरिए आता है, लेकिन जब बादशाहत का दौर था, शहनशाहत का दौर था, तो तब कोई पार्लियामेंट लॉ तो नहीं बनाती थी। वो प्रेसिडेंट उस वक्त के बादशाह या शहनशाह की मर्जी जो थी, डिक्री और फरमान जो था, उसका प्रोक्लेमेशन या ऑर्डिनेंस जो था वही लॉ होता था। तो उसके बिल मुकाबिल ये हिस्टोरिकल जद्दोजहद से, लोगों के राइट्स के नुक्ता नज़र से ये चीज़ें एक प्रोसेस के ज़रिए पार्लियामेंट की सूरत में डेवलप हुई, जो अब आपको नज़र आ रही हैं। ये चीज़ें बरतानिया में मरलावार तदरीजी लिहाज से ग्रेजुअली डेवलप हुई। पहले तो जाहिर है कौंसिल के तौर पर, मुदालबे के तौर पर लॉर्ड्स को, मोअज़्ज़िन को कौंसिल के तौर पर बादशाह ने अपने साथ लिया ताकि मशावरत हो। जिस तरह इस्लाम में भी शुराइयत का हमारा असूल है कि भाई वो मशवरा करने के लिए एक बॉडी होती है जिसको हम मजलिस शुरा कहते हैं, और हमारी पार्लियामेंट में 8th अमेंडमेंट से पार्लियामेंट का नाम ही मजलिस शुरा डाला गया है। तो ये एडवाइजरी बॉडी के तौर पर काउंसिल जो थी कंसल्टेशन के लिए थी, लेकिन बादशाह फुली प्रेरोगेटिव रखता था, एम्पावर्ड था
कि जिस तरह का वो चाहे लॉ जारी करे फरमान की सूरत में, तो पार्लियामेंट फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो डेवलप हुई। तो पार्लियामेंट अब जो मॉडर्न उसका कॉन्सेप्ट है, या जिसको हम पार्लियामेंट कह रहे हैं बरतानिया के नुक्ता नज़र से, तो उससे मुराद सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड्स नहीं है। जिस तरह आर्टिकल 50 में मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट की डेफिनेशन में, क्योंकि पार्लियामेंट ने लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है उसको अडॉप्ट करना होता है, कानून बनाने होते हैं, जो इसका प्राइमरी फंक्शन है। लेजिस्लेचर इज फॉर द पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन, कानून साजी के लिए ये ऑर्गन जो है वो फंक्शनल होता है। तो इस कानून साजी में चूंकि असेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट की, और बरतानिया में जो उनका किंग है या क्वीन है उसकी असेंट, उसकी रजामंदी रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए पार्लियामेंट में, जिस तरह इधर पाकिस्तान में 3 पार्ट यानी प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली और सेनेट, इनको मुश्तरका तौर पर लेजिस्लेटिव के जो प्रोसीजर हैं या लेजिस्लेशन का जो फंक्शन है उसके लिए हम पार्लियामेंट का लफ्ज़ या मजलिस शुरा का जब इस्तेमाल करते हैं तो उससे मुराद ये तीनों ही शामिल होते हैं। इसी तरह इंग्लिस्तान में भी किंग, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड जो है, जिनको किंग इन पार्लियामेंट कहा जाता है या मुख्तसर पार्लियामेंट कहा जाता है, तो उनके यहाँ भी ये 3 उसके जो है वो आर्गन या जुज हैं, मौजूद हैं। तीनों ही कानून जो हैं वो बनाएंगे। तो इसकी पार्लियामेंट के मुतल्लिक जो उसकी सॉवरेंटी है, यानी बरतानिया की पार्लियामेंट के पास जो कहा जाता है कि ये ओमनीपोटेंस है, इसकी पावर्स को कोई और कंट्रोल करने वाला नहीं है, सॉवरन है, जिस तरह का चाहे कानून बना सकती है, अमेंड कर सकती है, रिपील कर सकती है, वेरी कर सकती है। और सब्जेक्ट मैटर भी, जैसे मैंने अपनी पार्लियामेंट की लिमिटेशन की बात की कि भी सर्टेन एरियाज में वो कानून साजी नहीं कर सकती, लेकिन बरतानिया में ऐसा कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है जो बरतानिया की पार्लियामेंट के मुतल्लिक कदगन लगाता हो कि इन एरियाज में बरतानिया की पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं है। अगरचे अब मॉडर्न डेवलपमेंट, जिस तरह यूरोपीय यूनियन का ये मेंबर रहा और यूरोपीय यूनियन का ह्यूमन राइट्स अब उससे वो निकल रहा है, बरतानिया एग्जिट प्रोग्राम से निकल रहा है, शायद इसीलिए बरतानिया में फ्रस्ट्रेशन और एजिटेशन थी यूरोपीय यूनियन का पार्ट इस तरह रहना और कॉमन करेंसी। ये नहीं है कि उसके पार्ट अब नहीं रहेगा, बिल्कुल ही निकल गया, लेकिन वो कॉमन जो बेशतर चीजें थी उससे उसने एग्जिट ले ली है। वो इसलिए कि उसकी पार्लियामेंट की जो सॉवरेंटी थी उस पर सर्टेन किस्म की लिमिटेशन मौजूद थी। बाहर की जुरिस्डिक्शन, जिस तरह के यूरोपियन कन्वेंशन जो हैं, ह्यूमन राइट्स पे उनके जो लॉज हैं, उनकी वजह से बरतानिया की पार्लियामेंट पर कुछ पाबंदियां इस सेंस में आती थी कि उनको पेश नज़र रखना पड़ता था वो रिटन डॉक्यूमेंट से। लेकिन बरतानिया की अपनी तारीख में एम्पावर करने वाले इंस्ट्रूमेंट तो मौजूद हैं, लेकिन इस तरह का नहीं है कि भाई फला फला एरिया में तो कहा जाता है कि बरतानिया की पार्लियामेंट जो है वो फौज का मैटर हो, वो बहरिया का मैटर हो, वो फौजदारी मैटर हो, वो सिविल मैटर हो, वो मजहबी मैटर हो, सो मच सो कि जो बरतानिया का शाही खानदान है उनकी सक्सेशन का मैटर भी कि कौन किसके बाद बादशाह बने, उसका भी इन्होंने एक्ट पास किया हुआ है और पार्लियामेंट को इख्तियार है, वो उसमें रद्दोबदल कर सकती है, मजहब बदल सकती है अपनी रियासत का, तो मजहबी मामलात पर भी। लेकिन जिस तरह मैं पहले बात कर चुका कि ये शुरू से कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, जिस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 1973, इससे पहले 62 था, 56 था, या उससे पहले इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में 1935 का एक्ट था, तो वो सर्टेन इंस्ट्रूमेंट हैं, सर्टेन लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले बनाई गई, फिर पार्लियामेंट में वजूद में आई, तो उनके इख्तियारात उनको तफवीज किए गए होते हैं, उस डॉक्यूमेंट में लिखे हुए होते हैं। लेकिन ये हिस्टोरिकल जद्दोजहद से राइट्स के लिए बादशाह के बिल मुकाबिल और
काउंसिल काफी देर तक बादशाह ने बनाए रखी, लेकिन उनको कोई इस तरह के फाइनल से इब्तदाई तौर पर तो ज़ाहिर है हासिल नहीं होंगे। मशावरत वाली बॉडी होगी, और जिन एरिया में मशावरत रिक्वायर्ड होगी तो वो बादशाह जो है अपनी डिस्क्रेशन ही यूज करता होगा। तो इनकी मशावरत जो थी वो उस पर कोई बाइंडिंग नहीं थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चूंकि कॉमन लॉ था और कॉमन लॉयर जो थे, बरतानिया ने बड़े बड़े सेलिब्रेटेड कानूनदान पैदा किए, नफासत और बारीकी से राइट्स का जायजा लेने वाले, जस्टिस का लेने वाले, लोगों की जो मसाइल हैं, पब्लिक इंटरेस्ट हैं, उनको पेश नजर रखने वाले। तो वो पार्लियामेंट के साथ अलाइड रहे बिगनिंग से, और बादशाह के बिलमुकाबिल कोई बगावत के समय पैदा करने के बजाय उन्होंने लीगल स्ट्रक्चर से बतदरीज जो पावर्स थी वहां से स्लाइस करके बादशाह के हिस्से से काट के पार्लियामेंट की झोली में डाल दी। तो शुरू में जाहिर है कॉमन लॉ के मुताबिक टैक्स से रिलेटेड ऑफेंसेस क्रिएट करना, क्राइम कोई चीज है या नहीं है, ये बादशाह का डिस्क्रिप्शन था। वही ताजीराती कवानीन जो था वो जारी करता था। मजहब के हवाले से वो चर्च के मैटर्स को खुद हैंडल करता था, और ये असूल था कि कुछ ऐसे नेचुरल लॉ हैं जिन पर बरतानिया के लोग कारबंद हैं। एक अरसा तक ये समझा जाता रहा कि जो इम्यूटेबल हैं, यानी उनको नहीं बदला जा सकता। तो जब बदला नहीं जा सकता तो जाहिर है फिर पार्लियामेंट भी उनको नहीं छेड़ सकती थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सूरत हाल जो थी वो डेवलप होती चली गई, और जो बादशाह थे उसके प्रेरोगेटिव्स कम होते चले गए, और एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट की सूरत में लेजिस्लेशन का प्रोसीजर जो था वो एक्सटेंड होता चला गया। तो एक्सटेंड होते होते ये मौजूदा सूरत हाल की पार्लियामेंट जो है वो उनकी मौजूद है, जिसको कहा जाता है कि उसके बिल मुकाबिल और कोई पार्लियामेंट इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है जिसके पास उसकी तरह के इख्तियारात मौजूद हों और वो उनको इस्तेमाल कर सकती हो। वो तमाम किस्म के कवानीन बना सकती है। कहा जाता है कि सवाए इसके, यानी हर चीज कर सकती है सवाए इसके कि मर्द को औरत बना दे और औरत को मर्द बना दे। तो मैं कहता हूँ कि ये भी बायोलॉजिकली उसके सामने हर्डल है, लेकिन लीगली अगर वो खातून को मर्द लिखना शुरू कर दे और मर्द को खातून का एक्ट पास कर दे तो पार्लियामेंट ये भी कर सकती है। तो ये हिस्टोरिकल जद्दोजहद से उसने हासिल की, किसके बिल मुकाबिल? बादशाहों के बिल मुकाबिल। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास आ गई। अब कानून साजी का बेसिक जो खाका है बादशाह के मुतल्लिक भी, वो भी पार्लियामेंट का पास करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आज की बात को यहाँ तक छोड़ते हैं। इसकी जो बरतानिया की पार्लियामेंट है इसके हाउस ऑफ कॉमन्स का हम जायजा लेंगे, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड का जायजा लेंगे, फिर थोड़ा सा ब्रीफली इसके लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का नेक्स्ट लेक्चर में जायजा लेंगे। तो उसके साथ ही फिर ये जो इसका पार्ट बी है जो 40 मार्क्स का है आपके इस ग्लोबल लीगल सिस्टम का जो पेपर है इसका, तो वो कंक्लूड हो जाएगा। फिर मैं आपसे एक कॉन्फ्रेंस करके इसी तरह डायरेक्ट फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या इन चीज़ों को हम रिवाइज करें, या जो पिछला पोर्शन है आपका जिसको नदीम साहब पढ़ा रहे हैं उसमें से कोई पार्ट रहते हैं तो उन पर मैं आपको 2-4 लेक्चर से आगे लेके आऊँ। आप सारे लोग लिंक होते हैं, जो नहीं आते उनको भी ज़रा कहें कि ये लेक्चर जो है क्रूशियल और इम्पोर्टेंट होते हैं। आप इन चीज़ों को अटेंड करें। ये घर में बैठे बैठे करना होता है, कोई इतना बर्डन तो क्रिएट होता नहीं है। तो अटेंडेंस जो है उसको आप इंश्योर करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इन तीनों हाउसेस का जायजा लेंगे और थोड़ी सी हिस्टोरिकल जो जद्दोजहद है उसको हम साथ डॉक्यूमेंट करते करते आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।